हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो में 1 to 6 चैप्टर के सभी फॉर्मूले कर लिए थे। तो अब मैं आपको करवाने वाली हूँ 7 to 13 चैप्टर के जितने भी हमारे फॉर्मूले बनते हैं वो सब आपको बताऊंगी मैं। इन सभी फॉर्मूलों को आप याद करेंगे क्योंकि फॉर्मूले याद हैं तो ही हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, हमारी प्रैक्टिस काम में आएगी। तो चलिए देखते हैं हमारे 7 to 13 जो फॉर्मूले हैं वो कैसे दिए हुए हैं। आपको 7 चैप्टर में बोला गया है इंटीग्रल्स जो है आपको टू टाइप दिए गए हैं, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल एंड डिफाइनाइट इंटीग्रल। तो देखिए बेटा, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल्स के अंदर जो है आप हमेशा इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस में सी लगाते हैं, कांस्टेंट। इनडिफाइनाइट में देखिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन जो है उनके मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। एक्सएन का इंटीग्रेशन एक्सएन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। इसी तरह 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस सी आपको सभी में लगाना है क्योंकि इनडिफाइनाइट है, इंटीग्रल है। ए की एक्स का अगर करें तो ए एक्स अपॉन log a, ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स, सीकेंड स्क्वायर का टेन एक्स, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स। इसी तरह आप बाकी के भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं। 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स, अगर आगे माइनस आपको मिलता है तो वो कोस इनवर्स एक्स का बन जाता है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स होता है, अगर आगे आपको माइनस लगा हुआ मिले तो ये आपका कोट इनवर्स का बन जाता है फॉर्मूला। कुछ फंडामेंटल हमारे रूल्स हैं जिसमें आपको बताया गया है इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट आपका फंक्शन के साथ है तो आप कांस्टेंट बाहर भी रख सकते हैं, इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर दो फंक्शंस का आपको प्लस दिया हुआ है या माइनस दिया हुआ है तो आप दोनों को सेपरेट करके भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ स्पेशल हमारे पास फंक्शंस होते हैं जिनमें आप सब्सटीट्यूट करके अपने क्वेश्चंस जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अगर इस टाइप से है तो आप एक्स को ए साइन थीटा भी मान सकते हैं या ए कोस थीटा भी। ये सभी टाइप्स आपको यहाँ दी हुई हैं। क्वेश्चन आपको अगर इस टाइप से दिखे जिनका आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप ये वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a log मोड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। बेटा ये ध्यान रखेंगे log के आगे मोड आप हमेशा लगाएंगे क्योंकि log जो है नेगेटिव पर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम मोड लगाते हैं कि जो भी वैल्यू आती है वो पॉजिटिव वैल्यू ही हो। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अगर वैल्यूज नहीं है तो आप मोड जरूर लगाएं क्योंकि हो सकता है कि कुछ वैल्यूज रखने पर ये नेगेटिव दे दें। इसी तरह सेकंड में है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो आप लिख सकते हैं log मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है log ऑफ मोड एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन 2a log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये जो फॉर्मूला है इस पर आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे। वैसे तो आपने सभी फॉर्मूले पे क्वेश्चन किए हैं लेकिन ये जो है ये सबसे ज्यादा यूज हुआ है आपका। नेक्स्ट में है जब हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए बाय पार्ट्स के लिए आप दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपको इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन करना होता है। और इसके लिए मैंने आपको एक मेथड भी बताया था आइलेट के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते हैं। तो देखिए आई का मतलब है आपका इनवर्स फंक्शन है। अगर आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और इनवर्स भी दिया हुआ है तो फर्स्ट फंक्शन आप इनवर्स को मानेंगे, या फिर इनवर्स नहीं है आपके पास log है तो आप उसको फर्स्ट मान लेंगे, या फिर एल्जेब्राइक है तो उसको फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल। इस तरीके से आप आइलेट के अकॉर्डिंग ही फर्स्ट और सेकेंड फंक्शन जो है वो कंसिडर करेंगे तो आपका बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन निकालना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है ये एक टाइप होती है, अगर आपको इस टाइप से दिखे इस पर बेस भी काफी क्वेश्चंस हमने किए हैं। e रेज टू एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ से डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन इसका लिख सकते हैं e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे कि जो फंक्शन है अगर उसको आप ऐड करें उसके डेरिवेटिव के साथ तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसी तरह इंटीग्रेशन है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीन इंटीग्रेशन आपको दिए हुए हैं, ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज आपको करवाई गई हैं। देखिए ए टू बी एफ एक्स है, आप एक्स के प्लेस पे जेड भी पुट करते हैं तो आपकी सेम रहने वाली है। यहाँ पर अगर आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस का डिफरेंस आता है।
इसके बाद a टू b आपका जो फंक्शन है, लिमिट a टू b गिवन है, इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, a c1 c1 c2 इस तरीके से, लास्ट में cn से b। तो इनका कुछ ज़्यादा यूज़ हमने देखा नहीं है हमारे चैप्टर्स में, लेकिन आपने आगे आपको मैं जो करवाने वाली हूँ वो आपने कई बार किए होंगे। देखिए 0 टू a fx है, तो 0 टू a f a माइनस x, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये जो 5th नंबर पे आपको दिया हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस आपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। माइनस a से a है, अगर आपका ओड फंक्शन है तो आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन जो है वो 0 लिख सकते हैं, और अगर आपका इवन फंक्शन है तो आप 2 बाहर लेकर लिमिट जो है 0 टू a लिख सकते हैं। क्लियर? ओड फंक्शन चेक करने के लिए x के प्लेस पे माइनस x रखेंगे, और माइनस अगर बाहर आता है फंक्शन के तो ओड फंक्शन, और फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इवन फंक्शन। एक ये फॉर्मूला भी आपने काफी बार किया है 7th नंबर का, a टू b एफ एक्स, तो आप ये भी लिख सकते हैं फंक्शन में दोनों आपने लिमिट्स को ऐड किया, a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसी तरह अगर 0 टू 2a है तो आप 0 से a और 0 से a इस तरीके से लिखेंगे, एफ एक्स डी एक्स 0 टू a इंटीग्रल प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस एक्स। तो जो हमने 5th और 7th नंबर का देखा है प्रॉपर्टीज, इनका हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो ये आप अच्छे से याद रखें। कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो एक बार ट्राई करें, हो सकता है ये फॉर्मूला आपका यूज़ हो रहा हो वहाँ पे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 8, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में आपको कुछ खास नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपके जो भी फंक्शंस आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी इंटीग्रल्स आपको गिवन होते हैं आप अपना ग्राफ बना लेते हैं, और उसमें आप देखेंगे कि आपके पास जो भी रीजन आता है वो आपको सोल्व करना होता है, और उसमें सभी के सभी इंटीग्रल्स के फॉर्मूले यूज होते हैं। तो यहाँ पर कुछ नए फॉर्मूले हमें नहीं मिलते, लेकिन हाँ कुछ आपको एरिया निकालने के लिए मैं शॉर्टकट बता देती हूँ। मान लीजिए 2 आपके पास पैराबोला है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 16ab/3। इसी तरह अगर आपके पास एक पैराबोला है और दूसरा एक लाइन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए अगर आपको याद रहता है तो। इसके बाद अगर आपको एक पैराबोला और एक लेटस रेक्टम गिवन है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अगर रीजन जो है वो बाउंडेड है आर्क ऑफ साइन ax एंड कोस ax एक्स एक्सिस पर, तो आप सीधा 2/a² यूनिट लिख सकते हैं। इलिप्स के लिए आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए पाई ab। और एरिया ऑफ रीजन देखिए अगर आपके पास यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ y² = ax² + bx + c एंड x एक्सिस, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए जो फॉर्मूला आपको डिफिकल्ट लग रहा है आप वो छोड़ सकते हैं, नॉर्मली आपसे इलिप्स पैराबोला इन्हीं की बात की जाती है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो फिर आपको सिंपल निकालना आता ही है। अपर माइनस में लोअर लिमिट हम लिखते हैं। कोई भी एरिया फाइंड करने के लिए आप लिखते हैं a टू b, आपकी जो लिमिट्स आती हैं अपर फंक्शन माइनस में लोअर फंक्शन, सब पर ये अप्लाई होता है। इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है जो शॉर्टकट मैंने बताए हैं तो वहां से आपको निकालते हैं अगर आप, तो आपका काफी टाइम एग्जाम में बच जाता है। ये डिफाइनाइट इंटीग्रल कहलाती है हमारी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, 9th चैप्टर आपका। देखिए इसमें आपको बोला गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जब हमें रिलेशन बताया जाता है किसमें, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। डिपेंडेंट आपका होता है y और इंडिपेंडेंट आपका होता है x। उनका ऑर्डर किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। ऑर्डर जो है हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो आपका ऑर्डर बताती है, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो हाईएस्ट पावर है पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप, वो आपकी हाईएस्ट डिग्री बन जाती है। क्लियर? नेक्स्ट में बोला गया जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि क्या होता है। तो जनरल सोल्यूशन होता है विच कंटेन्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कोई भी सोल्यूशन अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंटेन करता है तो वो जनरल सोल्यूशन होता है। इसको आप नेक्स्ट लैंग्वेज में प्रिमिटिव भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट आपको बोला गया पर्टिकुलर सोल्यूशन, जब आप जो आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं उनको आप पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं। कांस्टेंट को जब हम पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को, तो वो हमारे पर्टिकुलर सोल्यूशन बन जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट है वेरिएबल सेपरेबल। देखिए आपको सोल्यूशन करना होता है तो आप f(x) और gy दोनों फंक्शन को आप सेपरेट कर लेंगे, x वाली और y की।
और बाद में आप इनको y dy के अपॉन में y का फंक्शन रखेंगे और dx के साथ में फंक्शन ऑफ x रखेंगे और दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। होमोजीनियस में क्या होता है, आपको ये दिया होता है कि x और y की सेम डिग्री होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी सेम डिग्री है तो आप क्या पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स, फिर आप डेरिवेटिव करते हैं और जो भी फंक्शन है आपका dy बाई डी एक्स, इसके प्लेस पे आप लिखते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। v के अंदर आप सोल्व करते हैं, v को फिर वापिस से आप यहाँ से y अपॉन एक्स लिखेंगे, तब आपका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए बेटा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ से आप सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं IF। आपसे ये भी पूछा जाता है कई बार, 21-22 के सिलेबस में से आपका ये डिलीट हो चुका है पोर्शन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आप लिखते हैं e की पावर इंटीग्रेशन p dx, और सोल्यूशन लिखने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। समटाइम्स आपके पास dy बाई डी एक्स ना होकर dx अपॉन dy फॉर्म होती है, तो प्लस में आपका px इक्वल टू क्यू। सिर्फ आपका चेंज हो जाता है, जहां पर आप x लिख रहे हैं वहां y लिखना है और y के प्लेस पे x, फॉर्मूला सेम रहने वाला है, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका 10th चैप्टर। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं, ये हम कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, और जो डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड आपका होता है, ज्योमेट्रिकली आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है हमारी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका होता है, तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपको ओपी वेक्टर यहाँ पर गिवन है, तो ओ एंड पी। ओ जो है आपका इनिशियल पॉइंट है और पी आपका टर्मिनल पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ओ वेक्टर एंड एंडिंग पॉइंट है पी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O। डायरेक्शन कोसाइंस आपको जब निकालने हैं तो आपको बताए गए थे, आपके जो एंगल बनते हैं अल्फा बीटा गामा, जो कि आपके वेक्टर R के बनाते हैं, और डायरेक्शंस आपकी होती है X Y Z एक्सिस। तो हमारे जो एंगल्स होते हैं डायरेक्शन के, वो हम लिखते हैं कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, जिसको आप यहाँ पर डिनोट करते हैं LMN से। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को आप डिनोट करें LMN। नेक्स्ट आपका आता है जीरो वेक्टर। देखिए जीरो वेक्टर बेटा वो होता है जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो है वो कोइंसाइड कर जाए, तो आप बोलते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपका होता है जिसमें मैग्नीट्यूड जो है वो आपका क्या आ जाए, यूनिटी, यानी कि 1 आ जाए। मैग्नीट्यूड निकाले और वो 1 आए तो आपका यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर को आप इस तरीके से शो करते हैं, ए कैप। को इनिशियल वेक्टर आपके होते हैं जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो सेम होता है, तो को इनिशियल वेक्टर बोले जाते हैं। कोलिनियर वेक्टर कब बोले जाते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो हैं वो आपके पैरेलल हों, सेम लाइन के पैरेलल होते हैं, तो हम बोलते हैं वो कोलिनियर हैं। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर। टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट आर इक्वल, मीन्स ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है आपका, जब आपके पास डायरेक्शन चेंज होती है। मान लीजिए ए बी वेक्टर है, तो उसको अगर हम बी ए वेक्टर लिखें तो वो आपका नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिख सकते हैं हम, या फिर ये लिख सकते हैं बी ए को माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। अगर दो पॉइंट्स को जोड़ें तो आपके पास वेक्टर क्या आता है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस, क्योंकि देखिए आपका वेक्टर जो है 3 डायमेंशन में होता है, इसलिए यहाँ पर आप 3 डायमेंशन लेके चल रहे हैं। सेम फॉर्मूला आपने 10th में भी किया है 2 डायमेंशन के लिए, प्लस में z2 माइनस z1 स्क्वायर एंड इट्स रूट, ये आप लेंथ निकाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। सेक्शन फॉर्मूला होता है बेटा, आपने सेक्शन फॉर्मूले 2 किए हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। इंटरनली होता है तो आपको जो भी रेशो दिया हुआ होता है उसमें आप ऊपर और नीचे बीच में प्लस का साइन यूज करते हैं, एक्सटर्नली में आप माइनस का साइन यूज करते हैं। और मिड पॉइंट आपको अगर गिवन होता है तो आप सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस बी वेक्टर बाय 2। नेक्स्ट है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। देखिए अगर 2 वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट निकाली जाए तो आपका पास फॉर्मूला है a डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा। थीटा जो है आपका 0 से पाई के बीच में है, ध्यान रखिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। a डॉट ए वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर लिख सकते हैं,
जीरो के साथ करें किसी भी वेक्टर का स्केलर तो वो होता है जीरो। ए बी वेक्टर को हम यहाँ पर स्केलर अगर है, स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। इसी तरह आप ये बाकी की प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स है आई जे के अगर सेम आपके हैं तो आप क्या लिखते हैं, उनका प्रोडक्ट जो है स्केलर प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू 1 होता है। अगर सेम का सेम से करते हैं, अगर डिफरेंट से कर रहे हैं तो वो इक्वल आता है आपका 0 से। इसी तरह एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है आपका, अगर दो वेक्टर्स जो है परपेंडिकुलर है, ये भी काफी यूजफुल रिजल्ट है आपका, परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी जो है वो 0 होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होगा, π/2। अगर एंगल π/2 होता है तो आप cos π/2 पर हमारी वैल्यू होती है 0, तो a डॉट बी इक्वल टू 0। आप वहां से भी इस रिजल्ट को निकाल के ला सकते हैं। थीटा अगर 0 है, देखिए cos थीटा अगर 0 लिखते हैं तो a डॉट बी वेक्टर होगा इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। इसी तरह अगर पाई रखते हैं तो यहाँ पर a डॉट बी वेक्टर आपका इक्वल आता है माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन। देखिए प्रोजेक्शन भी कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो आप ध्यान रखेंगे इसका कि ए वेक्टर जो है किस पर आपका दूसरे वेक्टर पर बोला गया, ऑन द वेक्टर बी। तो यहां से ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आप इनमें से किसी भी तरह से लिख सकते हैं, आपका रिजल्ट जो है वो सेम रहने वाला है। इसके बाद है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। देखिए अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाती है तो आपका जो एंगल आप निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर a क्रॉस b मैग्नीट्यूड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। क्लियर? ध्यान रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा लिया जाता है और आपके पास डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा हम लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट जो है, आप जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके लिए आप यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का, और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो रो या दो कॉलम चेंज होती हैं तो माइनस साइन आता है, इसलिए a क्रॉस b जो है वो माइनस b क्रॉस a होता है। ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप। दो सेम वेक्टर लेंगे तो देखिए अगर दोनों में सेम होंगी रोज तो 0 देगा, तो इसलिए a क्रॉस a जो है वो 0 है। इसके बाद ये सभी रिजल्ट आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम यूज करते हैं काफी बार, वो है हमारा 7th, जिसमें बोला गया i क्रॉस j, ये होता है k। देखिए इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ i j k 1 2 3। i को आप j से करेंगे तो k मिलने वाला है क्रॉस प्रोडक्ट में, j को k से करेंगे तो i मिलेगा, और k को i से करेंगे, ध्यान रखिएगा साइक्लिक चलता है ये आपका। 1 क्रॉस 2 करेंगे तो 3, 2 क्रॉस 3 करेंगे तो 1, और 3 क्रॉस 1 करेंगे तो 2। इसी तरह आपको यहाँ पर बोला गया अगर कॉलिनियर है, कॉलिनियर कब होता है, जब a क्रॉस b जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है। a क्रॉस b आपको निकालना सिखा दिया है यहाँ पर डिटर्मिनेंट के थ्रू। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका होता है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ध्यान रखिएगा, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए तो आपको इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है। नेक्स्ट आपका 11th 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। तो देखिए आपको बताया गया था एंगल्स आपके हैं अल्फा बीटा गामा, डायरेक्शन कोसाइंस है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं आपके। डायरेक्शन रेशोज के लिए आप लिखते हैं x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर एंड z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। अगर आपसे ये पूछा जाए रिलेशन बताना बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, तो आप ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल टू 1। अगर आपको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, DCS निकालिए किसी लाइन के जो कि आपकी पास हो रही है 2 पॉइंट से। देखिए अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो आप इस तरीके से उसको सोल्व करेंगे, ऐसे ही आप इसके डायरेक्शन रेशो लेके आएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। अगर आपको ये दिया जाता है कोई एक पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बोला जाता है थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। देखिए अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं तो आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ लिया जाए तो ये होती है आर वेक्टर इक्वल टू a प्लस लैम्डा b वेक्टर। इस पर भी काफी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका एंगल फाइंड करना है, एंगल भी इंपॉर्टेंट है आपके।
कोस थीटा निकालने के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर। इसी तरह आप साइन थीटा का भी याद रखेंगे। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाता है तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये दो आपको यहाँ पर L1 और L2 दिए हुए हैं लाइंस, तो यहाँ से आप b1 b2 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे पेपर में किस फॉर्म में पूछा गया है, कार्टेशियन फॉर्म पूछी गई है या फिर आपकी वेक्टर फॉर्म पूछी गई है, इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपको परपेंडिकुलर गिवन है तो आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल होना चाहिए 0 के। और अगर आपको पैरेलल गिवन है, इंपॉर्टेंट है ये, परपेंडिकुलर गिवन है तो आपका इक्वल टू 0 है, और पैरेलल गिवन है तो a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, इक्वल होगा c1 अपॉन c2 के। इसके बाद डिस्टेंस भी पूछ ली जाती है आपसे। ये देखिए बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, आपके डिस्टेंस पूछी जाए तो स्क्यू लाइंस आपको दी हुई है जिसमें आपकी जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल नहीं होती, कहीं पर कम हो सकती है आपकी, कहीं ज्यादा। अगर इक्वल होती है तो हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास d आएगा, डिस्टेंस आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो उसके लिए आप लिखते हैं b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 एंड इट्स मैग्नीट्यूड। या फिर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी, अगर आपको ये फॉर्म दी हुई है पेपर में, कार्टेशियन फॉर्म में है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई है दिस वन तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। या फिर आप इजीली वेक्टर से कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं या कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म। अगर आपको एक ही फॉर्मूला याद है तो आप अपनी फॉर्म को चेंज कर लें, वेक्टर से कार्टेशियन या कार्टेशियन से वेक्टर। नेक्स्ट है आपका, अगर दोनों लाइन आपकी पैरेलल गिवन हो, देखिए पैरेलल गिवन है तो यहाँ पर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b। b वेक्टर जो है दोनों लाइंस में आपके सेम मिलेंगे तो वो पैरेलल लाइंस आपकी होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास प्लेन के अंदर आपको बोला गया है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तो आप लिखेंगे r वेक्टर डॉट n कैप यूनिट वेक्टर इक्वल टू डिस्टेंस, और कार्टेशियन में अगर पूछी जाए तो आप लिखेंगे lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू d। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो आपके पास वेक्टर फॉर्म ये बनती है, वेक्टर इक्वेशन, और कार्टेशियन इक्वेशन आप ये लिख के आएंगे। इसके बाद आपको बोला गया अगर आपके जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट ब्रैकेट में आपका होगा b माइनस a वेक्टर क्रॉस में c माइनस a वेक्टर इक्वल टू 0। या फिर कार्टेशियन इक्वेशन में हम लिखना चाहें तो सीधा डिटर्मिनेंट में आप लिख सकते हैं, जो है आपके बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको बोला गया इंटरसेप्ट फॉर्म निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। तो इंटरसेप्ट आपको दिए हुए हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पर, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी बनेगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 0। नेक्स्ट में आपसे बोला गया इक्वेशन ऑफ प्लेन आपकी पासिंग थ्रू है इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन प्लेन्स, 2 गिवन प्लेन्स के इंटरसेक्शन से पास हो रही है इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको बतानी है। तो देखिए इसके लिए आप कार्टेशियन में ये फॉर्म याद रखेंगे, और सॉरी वेक्टर में ये फॉर्म याद रखेंगे, और कार्टेशियन में ये फॉर्म आपको याद रखनी है। इंटरसेक्शन में है तो आप लैम्डा करके उनको ऐड करेंगे। इसी तरह कोप्लेनरिटी ऑफ 2 लाइंस आपसे बात की जाए, कोप्लेनर है तो यहाँ पर आपके पास वेक्टर फॉर्म ये बनती है और कार्टेशियन फॉर्म ये वाली बनती है। एंगल पूछा जाए आपसे 2 प्लेन के बीच में, तो देखिए कोस थीटा इक्वल टू है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर डॉट n2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। कार्टेशियन फॉर्म में आप इस तरीके से यूज करेंगे। यहाँ आपको प्लेन्स दिए हुए हैं। इसी तरह पैरेलल और परपेंडिकुलर का आपको दिया हुआ है। अगर परपेंडिकुलर है तो आप ये फॉर्म यूज करेंगे, और पैरेलल है तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ है तो आप ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c का मैग्नीट्यूड, ये आप निकालेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक पॉइंट और प्लेन से। ध्यान रखिएगा अगर आपको एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट एंड प्लेन, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन है, तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे। एंगल निकालना है आपको वेक्टर फॉर्म में, तो ये आपके एंगल के फॉर्मूले हैं।
नेक्स्ट आपका 12th लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए इस यहाँ से कोई भी छोटा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता इस चैप्टर में से, लेकिन आप फिर भी आपको कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाता है कंपल्सरी। तो कुछ टर्म्स हैं मैं आपको बता देती हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग जो है आपकी ऑप्टिमल वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, जिसके अंदर आपकी जो फॉर्म है, आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है z इक्वल टू, इस टाइप से आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। और ये जो है हमारी ये कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं, जो इनइक्वालिटीज गिवन होती है आइदर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद एक ये कंडीशन हमें दी हुई होती है, ये कहलाती है नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस। और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए बी सी जे, ये कॉन्स्टेंट, और जो ये हमारे हैं वेरिएबल x1 x2 x3, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं। क्लियर, ये डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है हमारे पास टर्म्स जो बेसिक यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, हमें फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज करना होता है जो गिवन कंस्ट्रेंट्स हमारे पास होते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हमारे, जो लीनियर इनइक्वालिटीज हमें गिवन होती है कंडीशंस के साथ। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि आपके पास जो भी वेरिएबल हैं वो आपके नेगेटिव वैल्यूज नहीं देंगे, मींस आपके x और y जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें हमारा आंसर मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऑप्टिमल वैल्यू क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, ऑप्टिमल वैल्यू होती है जब हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जो कि हमें वर्टेक्स से मिलता है फिजिबल रीजन के। जो फिजिबल रीजन आता है बाउंडेड या अनबाउंडेड, अगर वहां से हमें हमारे वर्टेक्स मिलते हैं तो हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं फिजिबल सॉल्यूशन में, जो कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं, कोऑर्डिनेट्स, वो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं। जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हमें गिवन होती हैं उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन सभी के हम सेट बनाते हैं उन सभी पॉइंट्स का, तो वो फिजिबल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और फिजिबल रीजन होता है जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं एलपीपी में, उनका जो कॉमन रीजन आता है वो फिजिबल रीजन होता है। ऑप्टिमल फिजिबल रीजन यानी कि जो पॉइंट होता है जो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देता है। देखिए जो बहुत सारे पॉइंट्स का हम जो सेट बनाते हैं जो कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है वो तो फिजिबल सॉल्यूशन है, लेकिन उनमें से एक जो ऑप्टिमल वैल्यू को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है केवल एक ही करेगा, या कई बार क्या होता है कि दो भी कर जाते हैं हमारे, तो वो जो पॉइंट्स है वो हमारी क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। लास्ट आपका चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आपको बोला गया है अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये हमारी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये लिखी किस तरीके से जाती है, पी ए गिवन बी। इसके बाद कंपाउंड प्रोबेबिलिटी आती है, जिसको आप इस तरीके से लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए पी बी गिवन ए, या फिर आप इस तरीके से लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज दी हुई है कंडीशनल के लिए आपके पास, ये हमेशा लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1 के, ध्यान रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन एफ, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे आपने ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाया था, बस आपको जो गिवन है वो साथ में लेके चलना है, फॉर्मूला सेम है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए गिवन बी, तो आप उसको 1 माइनस पी ए गिवन बी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट। ध्यान रखिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट जो है जब आते हैं हमारे पास, जब एक जो इवेंट है उसके अकरेंस का या फिर नॉन अकरेंस का इफेक्ट जो है दूसरी की प्रोबेबिलिटी पर ना पड़े। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली आपको बता देती हूँ कि आपके जो इंटरसेक्शंस होते हैं प्रोबेबिलिटी में, आप उनको डॉट के साथ लिख सकते हैं अलग अलग। जैसे हमने लिखा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप इसको लिख सकते हैं पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में। फिर है बेस थ्योरम। आपसे बेस थ्योरम डायरेक्टली भी पूछ ली जाती है बड़े क्वेश्चंस के साथ में, जिसमें क्या कहा गया है, जितने भी इवेंट्स आपके फाइनाइट इवेंट्स होते हैं उनका पार्टीशन का जो सैंपल स्पेस है, देखिए इंटरसेक्शन जो है पाई होना चाहिए, यूनियन अगर सभी का ले इवेंट्स का तो वापस से सैंपल स्पेस बने। किसी की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से छोटी ना हो या 0 ना हो, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। टोटल प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, बेस थ्योरम
टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों अलग अलग हैं आपके पास। टोटल प्रोबेबिलिटी आप इस तरीके से लिखते हैं। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। आपसे पूछा क्या गया है, बेस थ्योरम पूछी जाती है आपसे पेपर में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का यही मतलब आपका कि इंटरसेक्शन ले तो फाई आ जाए कोई भी दो इवेंट्स का, और सभी इवेंट्स का यूनियन एक साथ लेते हैं तो वापस से सैंपल स्पेस आ जाए आपका। तो ये जो आपका फॉर्मूला है ये है बेस थ्योरम का। और इसमें है फिर मीन एंड वेरिएंस। तो देखिए मीन निकालने का तरीका है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, और वेरिएंस निकालने के लिए होता है सम ऑफ पी आई इंटू एक्स आई माइनस में म्यू, यानी कि मीन, इसका स्क्वायर। तो अभी 21-22 के सेशन में हमारा मीन और वेरिएंस आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। तो आपके ये थे फॉर्मूले जो कि आपके 12th क्लास में यूज हुए हैं। आई होप आप सभी को ये फॉर्मूले याद होंगे। अगर नहीं याद है तो आप इनको फिर से प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो लास्ट मोमेंट होता है उसमें सिर्फ फॉर्मूले ही रिवाइज किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपने पूरे साल की है। अब आपको फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए, तभी आप अपने क्वेश्चन सही करके आएंगे। और मुझे पूरा यकीन है आप सभी ने पूरे साल पढ़ाई की है, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करें। नेक्स्ट है आपके पास बर्नौली ट्रायल। देखिए ये रह गया था तो आपको फिर से बता देते हैं। बर्नौली ट्रायल में देखिए आपको कहा गया है कि आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं विथ 2 पॉसिबल रिजल्ट्स, आइदर फेलियर और सक्सेस। 2 ही रिजल्ट होते तो हम वहां पर यूज करते हैं बाइनोमियल, या आप बोलते हैं बर्नौली ट्रायल। तो यहाँ पर बाइनोमियल आप कैसे यूज करते हैं, NCR P⁻R Q⁻n−R। R जो है आपका 0 से n तक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ओके देन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, बाय बाय।